जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक नहीं दो दो संपादकीयों का जो एक विश्लेषण है वो देखेंगे। अब ऐसा है कि दोनों ही टॉपिक आपका आज की जो समस्या है, जो युवा जिस समस्या से गुजर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो अभ्यर्थी हैं जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ जो पेपर लीक हमें पूरे देश में देखने को मिल रहा है, विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पे उस समस्याओं की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो दो एडिटोरियल हैं, दो संपादकीय हैं जिनमें ये बात की गई है। तो उन दोनों को ही थोड़ा सा ढंग तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम लोग उसका विश्लेषण देखेंगे। कुछ और भी पॉइंट हैं जो हर बार की तरह इसमें आपको मिलेगा देखने को, ताकि जहाँ पर भी अगर सीधा सवाल पूछा जाए वहाँ पर आप लोग समाधान लिख सकें या फिर कोई बात लिख सकें। अन्यथा अगर कहीं निबंध में कोई बात लिखनी हो या फिर आपको फ्यूचर में आप सभी लोग इंटरव्यू तक पहुँचे, वहाँ पे आप लोगों को कोई बात करनी हो, तो एक आपके पास अच्छा सा पॉइंट तैयार रहेगा। तो एक तो देखिए संपादकीय था भारत के युवाओं का डिगता भरोसा, और दूसरा जो था वो था परीक्षा में सुरक्षा की कमज़ोर कड़ियाँ। तो इन दोनों के ही ऊपर हम अपना संपादकीय शुरू करते हैं विश्लेषण। देखिए, भूमिका इस तरीके से है कि भारत एक युवा देश है, और वो इसलिए है क्योंकि आधे से अधिक आबादी 36 वर्ष तक की उम्र के युवाओं की है। तो 140 करोड़ के हमारे देश में 70 करोड़ के आसपास तक जो आबादी है वो आपका 36 वर्ष के आसपास के उम्र वाले लोग हैं। इसमें भी अगर अच्छे से आप देखेंगे तो 3/4 मतलब 1/4 मान लीजिए, आप 3/4 को हटा दीजिए तो 1/4 वो लोग हैं। इस 70 करोड़ के 25% का मतलब है 17.5 करोड़ के आसपास वो लोग हैं जो 25 से या 26 से 36 के बीच में हैं। और ये सबसे अधिक इस समय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इन्हें, क्योंकि पेपर लीक में जो 22-23 साल 24 साल के हैं उनके पास फिर भी 2-3 साल का वक्त है, लेकिन जो 30-32 साल के लोग हैं जिनका उम्र एक एक दिन एक एक साल काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो वो ज़्यादा परेशानी में इस समय है। उसके अलावा देखिए, ये आंकड़ा ऐसा है कि आप कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, उसमें से भी 3/4 आबादी ऐसे नौजवानों की है जो 16 से 26 वर्ष की उम्र के हैं और अपने लिए इस नए भारत में ज़िंदगी की सार्थकता को तलाश रहे हैं। अब ये लाइन देखिए काफ़ी अच्छी है, इस पे ध्यान दीजिएगा, कुछ अच्छे शब्द हैं इसमें। इस नारा प्रेमी और उत्सव धर्मी देश में, उत्सव धर्मी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा हमारा देश है जहाँ पे हमेशा उत्सव, कोई ना कोई सेलिब्रेशन हमेशा देखने को मिलता है। हमेशा एक खुशी और एक उत्सव का वातावरण हमेशा साल भर आपको जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक देखने को मिलता है। इसलिए हम उत्सव धर्मी देश का नाम दे रहे हैं। तो इस नारा प्रेमी और उत्सव धर्मी देश में नौजवान अपने लिए अपनी ज़मीन और थोड़े से आत्मगौरव की तलाश करते हैं। उन्हें अनुकंपाओं की बरसात से भीगी धरती की जगह धूप से तपती मेहनत मांगती वह धरती चाहिए जो उनकी योग्यता के अनुसार रोजी रोजगार दे सके और वे अपनी मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए बिना किसी बैसाखी के जी सकें। ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। इसको आप लोग हर जगह उतारने की कोशिश करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा कि युवा जो हैं उनको किसी अनुकंपा की आवश्यकता नहीं है, किसी असहाय बेचारे की तरह कुछ प्रदान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वो शक्ति हैं जो आगे किसी भी देश को ऊंचाई तक ले जाते हैं। या फिर उस देश में बड़े बुजुर्गों की रक्षा करने की बात हो, उनके साथ देने की बात हो, उनका ख्याल रखने की बात हो, बच्चों के ख्याल रखने की बात हो, तो यही युवा वर्ग, यही आपका 28 से लेकर 40-45 तक के जो लोग हैं, उससे उम्र के ज़्यादा के लोग हैं, वही पूरे देश को चलाते हैं। तो उन्हें अनुकंपा की आवश्यकता नहीं है। ख़ास तौर पे जब युवाओं की बात होगी तो उन्हें अनुकंपा या भीख नहीं चाहिए। उन्हें आप माहौल दीजिए, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक वातावरण प्रदान कीजिए जिसमें वो अपनी मेहनत से अपनी योग्यता का आकलन कर सकें और इस बात से संतुष्ट हो सकें कि हमारी योग्यता का जो एक पैरामीटर है, जो मापदंड है, वो बेहतर तरीके से बनाया गया है। अब देखिए, पेपर लीक या पर्चा फोड़ को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं। बहुत सारी समस्या ऐसी है जिसमें आप सभी लोग गुजर रहे हैं, तो बहुत सारे पॉइंट आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि इसको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से देखना ज़रूरी है। तो पेपर लीक या पर्चा फोड़ को लेकर कौन कौन सी चिंताएं हैं। देखिए, विभिन्न रपटों के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो देश के अलग अलग राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के पर्चा फोड़ हुए हैं। पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक पर्चा लीक हुए हैं विभिन्न राज्यों में।
जिससे करीब 2 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। तो सबसे बड़ी चिंता यही है। पर्चा फोड़ और परीक्षा रद्द होने की खबरों के साथ युवाओं के सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। पर्चा फोड़ अब अकेली या व्यक्तिगत या छोटे समूह स्तर के घोटाले तक नहीं रह गए हैं। जैसे जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर तेजी से बढ़ा है, अनियमितता की भी प्रकृति उसी प्रकार बढ़ती चली गई है। प्रकृति इस तरीके से बढ़ती चली गई है कि पहले मान लीजिए अगर इसमें मुनाफा नहीं दिखता है तो कुछ थोड़े मोड़े लोगों का काम होता है, लेकिन उसके बाद कई बार किसी बड़े बड़े कॉलेज का नाम आता है, कुछ हॉस्पिटल्स का भी नाम देखने को मिला, जैसे आर ओ के केस में था। अब इसमें अलग अलग जो प्रोफेशन के लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, ये बहुत हैरत अंगेज वाली बात है। उसके बाद इसमें कुछ कोचिंग संस्थानों के भी नाम आ जाते हैं, पूर्व में कुछ राज्यों में उनके नाम आए हुए थे। तो ये सब बहुत चिंता की बात है कि जैसे जैसे प्रतियोगी परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ रही है, इसके अंदर गलत तरीके से पेपर लीक कराने वालों का एक इंटरेस्ट जो है, इसमें एक तरह का लाभ जुड़ चुका है और वो हर कोई विभिन्न स्तर पे कोशिश कर रहा है उससे लाभ कमाने का। अब भारत में बार बार पेपर लीक होने के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो गरीब हैं, जो बिल्कुल मध्य वर्गीय परिवार के जो कैंडिडेट्स हैं, बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो हाशिए पर हैं, मतलब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जिनको हम लोग बोल देते हैं, इन पर रहने वाले छात्रों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है। महंगे किराए और कोचिंग फीस इन्हें देना पड़ जाता है। अब एक बार पर्चा लीक हो गया तो अब दोबारा से फिर से किसी एडमिशन लेना, या फिर अब तक उनका जो खर्चा था, जो उन्होंने उठाया था, उसको आगे भी उस खर्चे का वहन करना बहुत कठिन हो जाता है। वैसे ही बहुत सारे फीस कोचिंग के जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कई लोगों के लिए हो सकता है नॉर्मल हो, कई लोगों के लिए वही फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो निर्भर करता है कि आपके परिवार में आय कितनी है, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, 70,000 इस तरह के जो फ़ीस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ अगर आप कोचिंग में दाखिला नहीं भी लेते हैं तो भी सेल्फ स्टडी अगर आप खुद से करते हैं, स्वाध्ययन करते हैं, तो भी आपको किराया काफ़ी देना पड़ता है। महीने का 8-9 हज़ार, 10,000, 12,000 खर्च कहीं नहीं जाता है। इसमें भी समस्या आती है। दूसरा, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तीनों रूप से इंसान थकता है। अभ्यर्थी तीनों स्तर पे थकते हैं। जब उन्हें पेपर लीक की खबर मिलती है तो भावनात्मक रूप से भी वो टूटते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। मानसिक रूप से भी उन पे काफ़ी मानसिक क्षति भी उनको पहुंचती है, और शारीरिक थकान तो होती है। 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल, 7 साल किसी परीक्षा के लिए लगातार लगे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी एक इंसान है, रोबोट नहीं है। तीसरी चीज़, नौकरी संकट का बढ़ना। भर्ती प्रक्रियाओं के रद्द होने से पहले से ही जो दुर्लभ नौकरी बाजार में संकट और बढ़ जाता है। पहले से नौकरियां इतनी दुर्लभ हैं, अच्छी नौकरी मिलना आज के समय बहुत बड़ी बात है। उसमें पेपर लीक की जब खबर आ जाती है तो जो पेपर समय से होने के बाद उसमें लोग कार्यरत हो सकते थे, वो अभ्यर्थी उससे वंचित हो रह जाते हैं, जिसकी वजह से नौकरी की समस्या और गहरी हो जाती है। चौथा इसका असर क्या होता है, शैक्षणिक कैलेंडर में भी, जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसमें भी बहुत बड़ा व्यवधान आता है। अब आर ओ और पीसीएस के परीक्षा को देख लीजिए। फरवरी 2024 में जो परीक्षा हो पाती और जुलाई तक उसका मुख्य परीक्षा हो के अक्टूबर नवंबर तक जो फाइनल रिजल्ट आना था, वो परीक्षा अब दिसंबर में आयोजित हो रही है। जो परीक्षा मार्च में पीसीएस की होनी थी वो अब अक्टूबर में हो रही है। पूरा का पूरा एक साल सीधा सीधा आगे बढ़ गया, और वो भी तब जब अभी परीक्षा होनी है। उसमें भी सब उम्मीद लगाए हुए हैं कि सकुशल परीक्षा आयोजित की जाए। तो पेपर लीक के कारण परीक्षाओं को स्थगित करना और रद्द करना शैक्षणिक कार्यक्रम को भी अस्त व्यस्त करता है और छात्रों के लिए भी अनिश्चितता पैदा करता है। पांचवा, विश्वास और आत्मविश्वास की भी हानि होती है। ट्रस्ट तो इंसान खोता ही है, परीक्षा की प्रक्रिया हो, या फिर परीक्षा कराने वाली एजेंसी हो, या फिर परीक्षा कराने वाले आयोग हों, और साथ ही साथ उसका इन सभी से विश्वास भी उठता है और खुद के भी आत्मविश्वास में काफ़ी कमी आती है। बार बार पेपर लीक होने से छात्रों का परीक्षा की निष्पक्षता जो फेयरनेस है, उस पर से भरोसा उठ जाता है कि क्या परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है, क्या परीक्षा निष्पक्ष रूप से अगली बार हो पाएगा। इस तरह के सवाल मन में उठने वाजिब हैं।
तो अब हम बात ये करेंगे कि उपाय क्या किया जा सकता है। देखिए, एक और इसका निगेटिव क्या रिजल्ट आता है, एक और प्रभाव क्या पड़ता है। जो एजेंसी, मतलब एजेंसी नहीं, जैसे सरकारें जो हैं उनको भी काफ़ी कुछ इंतज़ाम करना पड़ता है, तो उनका भी खर्च दोबारा बढ़ता है। उनको भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तो उसमें भी खर्च होता है। तो वो खर्च जहाँ सरकार बेहतर जगह पे कर सकती थी, हमें उसका फ़ायदा मिल सकता था पुल बनाने में, रोड बनाने में, किसी और जगह पे, वो दोबारा से उसी परीक्षा के आयोजन में फिर से खर्चा हो जाता है। तो उपाय क्या है? पहला, परीक्षा तैयार करने से लेके और परीक्षा केंद्र पर वितरण करने तक सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे सभी लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे आपने कुछ कर्मचारियों और क्लर्कों को पकड़ लिया और आपने कह दिया कि सब कुछ हो गया, समाधान हो गया, या फिर इन्हीं लोगों की केवल जिम्मेदारी बनती है और किसी अधिकारी या बड़े लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया से जो भी अधिकारी या कर्मचारी या क्लर्क जुड़े हुए हैं, सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरी बात, अनुचित साधनों का लाभ उठाने में जो भी उम्मीदवार शामिल हैं, उनके भविष्य की किसी भी परीक्षा के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। तीसरी बात, परीक्षा रद्द होने की स्थिति में मुआवजा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि उसमें वर्षों का श्रम, अत्यधिक वित्तीय लागत, सब कुछ लग रहा है एक अभ्यर्थी का। आप परीक्षा केंद्र के लिए आप परीक्षा सेंटर बना रहे हैं दूसरे ज़िले में, वहाँ वो अपने खर्च पे जा रहा है, वहाँ रुकने के लिए उसने अपना होटल में खर्चा किया, उसके बाद ट्रैवल का खर्चा हुआ, काफ़ी कुछ खर्चा हो जाता है। 1,500, 2,500, 3,000 आज के समय में पता नहीं चलता है, अगर किसी को एक दिन ट्रैवल करके दूसरी जगह रुक कर परीक्षा देके वापस आना हो तो अब उसमें उसको अगर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उसमें उस अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अभ्यर्थी का जो अपना कीमती समय और जो खर्च अभी तक उसने उठाया है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो खर्च उसने किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कहीं जाके पेपर देना था, उसमें उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी और सरकार की जिम्मेदारी थी। तो उसमें परीक्षा रद्द होने की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। चौथी बात, जो भी पेपर लीक से जुड़े हुए मामले हैं, उनको नॉर्मल अदालतों में आप मत ले जाइए। जिस तरीके से एमपी और एमएलए, विधायक सांसदों से जुड़े हुए जो केस हैं, उनको आप एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में ले जाके उनकी आप केस चलाते हैं, तो उसी तरीके से आपको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए, एक फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करनी चाहिए, जहां पर पेपर लीक में शामिल लोगों की सुनवाई हो और उनकी सज़ा के लिए भी फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक डेडलाइन, एक टाइमलाइन सेट होगा, एक समय अवधि तय होगी कि इतने समय में हमें ये रिज़ल्ट देना है, इतने समय में हमें सज़ा सुनाना है, या फिर जो भी जुर्माना लगाना है वो हमारा उतने समय में होना चाहिए, ताकि जो भी छात्र छात्राएं, अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए हैं, उनका बहुत ज़्यादा कीमती समय ना जाए। पता चला 6 महीने तक जांच हो रही है, वो 6 महीने तक कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। परीक्षा देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये 5वां नंबर का, ये ज़रूरी है। इसको डबल स्टार बनाने का मतलब ये है कि आपको हर तरह के परीक्षा में कहीं भी पॉइंट लिखना हो, देखिए जो भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उपाय में, इसमें से आप 1-2 पॉइंट छोड़ के 5 से 6 पॉइंट अपनी पसंदीदा उठा सकते हैं, जो आपको उत्तर लिखने में मदद करेगा। लेकिन ये 5वें नंबर के पॉइंट को ज़रूर नोट करिएगा। परीक्षा एजेंसी का अपना प्रिंटिंग प्रेस हो, या 1 घंटे पहले सॉफ्ट कॉपी को कोड लॉक के माध्यम से सीधे भेजा जाए, ठीक है। और परीक्षा केंद्र में जो मौजूद है अभ्यर्थी, उनको वहीं पे प्रिंट करके पेपर का वितरण किया जाए। तो देखिए, इस विधि से क्या होगा कि प्रश्न पत्र जो है वो प्रेस छपाई से थोड़े महंगे जरूर होंगे, पर सुरक्षित होंगे, क्योंकि आपने जस्ट कुछ देर पहले ही एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो एक कोड के तहत, एक कोड को लॉक करके वो सॉफ्ट कॉपी आपने परीक्षा केंद्रों को दे दिया। अब देखिए, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर हो सकता है कि हर परीक्षा केंद्र पर प्रिंटिंग प्रेस लगा के प्रिंट कराना अगर मुमकिन नहीं है, तो 10-15 कॉलेजों पे एक कॉलेज को सेट कर दीजिए कि इनके पास 2 घंटे पहले पेपर मिलेगा, 2 से 3 घंटे पहले इनके पास पेपर आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी, ये पेपर प्रिंट कर लेंगे। एक दिन पहले पूरी मशीन की जांच कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी रखिए, वहाँ की लाइट नहीं जानी चाहिए, अगर लाइट जा सकती है तो बैकअप के लिए व्यवस्था हो, और वहाँ पे तुरंत पेपर प्रिंट हो, और वहाँ से 10-15 जो अगल बगल कॉलेज स्कूल हो, वहाँ पर पेपर का वितरण कर दीजिए। ये किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए पर्चा बनाने से लेके, यानी जहाँ पे पेपर प्रिंट हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ से लेके परीक्षा केंद्रों तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।
अगला अगला उपाय ये है कि किसी कोचिंग संस्थान की अगर संलिप्तता मिलने पर उसको भी बंद करना चाहिए और उस पर भी तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और फाइनल पॉइंट है कि पर्चा तैयार होने से लेकर उन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने में शामिल सभी लोगों की जिम्मेदारी तय हो। तो निष्कर्ष यही है कि भारत की लगभग 65% आबादी युवा है, जैसा कि हमने एक दो बार ऊपर देख लिया। वे परिश्रमी हैं, प्रतिभाशाली हैं, तमाम कठिनाइयों एवं अभावों से लड़ते जूझते कई कई वर्षों तक इन प्रतियोगी परीक्षाओं की जी तोड़ तैयारी करते हैं। इसलिए यह ठेका परीक्षा प्रणाली नहीं चलेगी। एक ऐसे वैकल्पिक ढांचे की आवश्यकता है जिसमें देश के युवा छात्र अपने विश्वास और सहज माहौल के साथ अपनी योग्यता को प्रस्तुत कर सकें तथा उसे सिद्ध कर सकें, जिससे उनकी योग्यता का सही मूल्यांकन होगा और इसका विश्वास उन्हें रहेगा कि हमारा मूल्यांकन भी सही तरीके से हो रहा है। तभी जाकर देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनमें जगेगी या बनी रहेगी। अन्यथा सब अपने अपने हित के पीछे चले जाएंगे, तो राष्ट्र हित के बारे में या फिर देश प्रदेश जिलों को बदल देने की जो वो तीव्र इच्छा होती है, जिसके चलते सरकारी परीक्षाओं की बड़े बड़े पदों की तैयारी की जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये अपना विश्लेषण है दोनों ही संपादकीय का, इसको आप लोग ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। कल जो हमारा नेशनल पार्क वाला हमने पहला एक MCQ देखा था, उसका दूसरा पार्ट आ जाएगा, तो लगभग नेशनल पार्क हमारा राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ है, मतलब उसमें 10, 20, 25, 30 क्वेश्चन हम लोग समय समय पे इम्पोर्टेंट देखते रहेंगे, RO और PCS प्रीलिम्स दिसंबर तक, दोनों तक। तो वो जल्द शुरू होने वाला है, उसकी PDF भी आप लोगों को ग्रुप में मिलती रहेगी फ्री में। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए आने वाला है अगले कुछ समय में। जो भी क्वेरी है, जो भी आप लोगों का कमेंट है, कोई भी शिकायत है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अब समय आ गया है, 3 से 4 महीने में परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।